वेलकम टू टेस्ट साथी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मेरे द्वारा जो ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चलाई जा रही है, इसको कंटिन्यू रखेंगे टिल आर एग्ज़ाम। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम जो है ना, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। आपने जितना पढ़ा है, आपके पास नॉलेज बहुत है, वी ऑल हैव सो मच नॉलेज। हम सबके पास इतना नॉलेज का भंडार है, बट हमें ये नहीं पता हमें उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना। तो जब एप्लीकेशन की बात आती है, तब हमें अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के, तो वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ पे वो आपको फंसाने की कोशिश, जहाँ पे अगर आप उसको माइंडफुली नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, या आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपका पेपर कहीं ना कहीं खराब जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ आपके लिए डिज़ाइन की है, ताकि आप लोग एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस से फैमिलियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज़ में बने रहिएगा। आई नो बहुत मतलब पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत कुछ। देखो, जब आपको कुछ सीखना है ना, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के ये एग्ज़ाम भी नहीं होता। ये एग्ज़ाम अपने आप में ही इतना लंबा है कि आपको पहले प्रीलिम्स निकालना है, फिर मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू निकालना है, और पूरा एग्ज़ाम ही एक साल में, एक साल की एक पूरी साइकिल होती है। तो एक साल तो पूरा आपका एग्ज़ाम ही ले लेता है। तो इस चीज़ में आपको एक अंदर से एक धैर्य, एक पेशेंस वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इसी को चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को, और मेरे साथ इस क्लास में अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? Which of the following commission was appointed by the central government or Union and State Relations in 1983? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन और स्टेट रिलेशंस। अब यूनियन और स्टेट रिलेशन जो है ना, सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस का एक हमारे इंडिया में देखा जाता है कि बहुत टसल चलती रहती है। कभी यूनियन जो है ओवर सेंट्रलाइजेशन कर देती है, मतलब सेंटर स्टेट की जो पावर्स है उन पे भी अपना हक जमाती है, या उन पे भी लॉ बना देती है, तो या फिर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है स्टेट्स को। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि सेंटर और स्टेट की रिलेशंस को एक ताकि उनमें कोई टसल क्रिएट ना हो, तो एक कमीशंस बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पूछा है कि कौन सा कमीशन बैठा था यूनियन और स्टेट रिलेशंस 1983 में। अब देखो, सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, सेतलवाड़ कमीशन है, राजमन्नर कमीशन। हिंदी में भी आपके ऑप्शंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो था, देखो इन दो, ये जो दो कमीशंस है ना, राजमन्नर कमीशन और सरकारिया कमीशन, दोनों ही यूनियन और स्टेट रिलेशंस पे बैठे थे। बट ये पहले बैठा था, ये 1960s के टाइम पे बैठा था राजमन्नर कमीशन, बट सरकारिया कमीशन 1983 में बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सरकारिया कमीशन। ओके, अब जो सरकारिया कमीशन था वो जो इसके जो चेयरमैन थे, जिनके नाम पे कमीशन रखा गया था, वो थे RS सरकारिया। ठीक है, ये थे रिटायर्ड जज थे, ये रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और इन्होंने क्या कहा था, एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी इन्होंने, कि अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा, ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब कि स्टेट के डोमेन में भी, स्टेट के जो एरिया है काम करने का, उसमें भी अगर सेंटर का हर वक्त इंटरफेयर रहेगा, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा। तो क्या होगा? ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू बीपी एट सेंटर एंड एनीमिया
एनीमिया इन स्टेट्स। ओके, तो ये कहा था हमसे कि अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा, अगर ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर करेगी तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। तो ये स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन, ये जो बात कही थी ये कौन से कमीशन ने कही थी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू बीपी एट द सेंटर एंड एनीमिया इन स्टेट्स, ये कही थी सरकारिया कमीशन। ओके, ऑल राइट। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते हैं इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल जो था ना, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में हम देखते हैं, तो ये किसने दिया था, ये बनाने का सजेशन दिया था सरकारिया कमीशन। इस बात को भी याद रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल को जो बनाने का सजेशन था, कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने के लिए, सरकारिया कमीशन। इंटर स्टेट काउंसिल को क्यों बनाया गया था, ताकि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ऑलराइट, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं। Which of the following taxes are levied by the union government but collected and appropriated by the states? अब हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से टैक्सेस, इनमें से कौन से टैक्सेस यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, कि लगाती यूनियन गवर्नमेंट है, लिवाई कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, तब सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन उनको कलेक्ट और रख कौन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट रख। ओके, उनको रख कौन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके ऑप्शंस क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, सेल्स टैक्स एंड एंड सेम हेयर, यहाँ पे भी स्टाम्प शुल्क, चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, और ए और बी। देखिए अंडर आर्टिकल 268, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें सेंटर और स्टेट की टैक्सिंग पावर का, सेंटर एंड स्टेट की, वेट, सेंटर एंड स्टेट की टैक्सिंग पावर का पता चलता है। क्या पता चलता है, वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा, स्टेट। तो वो टैक्स कौन कौन से हैं, स्टैम्प ड्यूटी, एक मिनट में आपको दूसरा देखिए, आर्टिकल 8 टैक्सेस डिवाइड बाय द सेंटर but collected and appropriated by states। अब वो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिवाई कर रही है, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट्स कर रही है, ये हमें आर्टिकल 268 में पता चलता है। वो है स्टैम्प ड्यूटीज, स्टैम्प ड्यूटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और टैक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, policies of insurance and transfer of shares। ये टैक्सेस जो मैंने लिखे हैं यहाँ, स्टैम्प ड्यूटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टैक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये जो टैक्सेस हैं
ये कौन लगाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन इसे कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट्स करेंगे। ऑलराइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैम्प ड्यूटीज। राइट, सो ए इज द करेक्ट आंसर, स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही, स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही लगा रही है और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। मतलब एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट किसका है? स्टेट का, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ स्टेट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ऑप्शन है ई स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू एंड ऑल ऑफ द अबव। संपदा शुल्क, बिक्री कर, भूमि राजस्व एंड उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखो ई स्टेट ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब कोई डिसीज्ड पर्सन है या कोई मृत्यु पर्सन बीमार था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम ई स्टेट ड्यूटी। सेल्स टैक्स, करेक्ट, सेल्स टैक्स भी स्टेट लगाती है और स्टेट ही कलेक्ट करेगी, स्टेट ही इम्पोज करेगी। स्टेट ड्यूटी भी करेक्ट है। लैंड रेवेन्यू भी एक्सक्लूसिवली स्टेट का ही डोमेन है, जिसमें स्टेट ही इम्पोज करेगी और स्टेट ही कलेक्ट करेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? Which of the following tax is levied and collected by the union government but proceeds are distributed between and states? अब देखो इसमें से कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन उसकी जो प्रोसीड्स है, मतलब उससे जो पैसा आ रहा है, वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। तो हमने अभी देखा कि सेल्स टैक्स का, अगर हम ऐसे जाएंगे, अगर हम कॉमन सेंस भी यूज़ करें, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें देखा था कि एक्सक्लूसिव राइट जो हैं स्टेट के, वेट देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज कर रही है और वही कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से टैक्स थे? ई स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे ऑप्शंस, तो सेल्स टैक्स है, ई स्टेट ड्यूटी है और लैंड रेवेन्यू। तो हमें पता है कि ये तो सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट किसके हैं? स्टेट्स के हैं, तो ये ऑप्शन तो हट जाएंगे। अगर हम इन तीनों को हटाएंगे तो हम आंसर पे वैसे ही पहुंच जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, ये जो है इनकम टैक्स जब लगाती है सेंटर, तो ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे स्टेट्स को दिया जाता है, स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाई जाती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, यहाँ पे स्टेट्स का रोल नहीं है। तो अगर हम ई स्टेट ड्यूटी देखेंगे तो ई स्टेट ड्यूटी में हमें पता है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन हटाएंगे तो चूज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन अगर हमने हटाया तो थर्ड हट गया, ऑल भी हट गया क्योंकि इसमें थर्ड आएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, हम 2 ऑप्शंस के साथ हैं। तो अगर हम देखें तो 1 and 1 मतलब दोनों में 1 आ रहा है, तो 1 इज़ करेक्ट, 1 तो करेक्ट होगा।
अब हम देखेंगे कि 2 करेक्ट है या नहीं। देखो कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी में सब्स्यूम हो गए, के अंदर मर्ज हो गए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, टेबल 1 और 2। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब यूनियन गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, यूनियन गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होगी तो वो यूनियन के पास ही जाएगी। जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी, आप बच्चे हो, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो ना पैसे लेने के लिए। इन दिस वे यूनियन गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, ठीक है, अगर उसे ग्रांट्स इन एड चाहिए, मतलब पैसों की सहायता चाहिए। यही पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275, आर्टिकल 265। सेम ऑप्शंस यहाँ पर है। ओके, तो अब देखो अंडर आर्टिकल, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 में हमें दो तरह के ग्रांट्स देखने के लिए मिलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह के ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स इन एड तो पहला है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, दूसरा है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। अब ये जो ग्रांट्स है ना, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स का मतलब क्या है कि वो ग्रांट्स, वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं स्टेट्स को देगा जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो नीड में है। हर स्टेट को नहीं दिया जाएगा, तो ये सिर्फ उन्हीं स्टेट को देगा जो नीड में है, नीड ऑफ ग्रांट्स, तब जिसको पैसे की ज़रूरत है। और ये जो है ये आपका फाइनेंस कमीशन बताएगा, फाइनेंस कमीशन बताएगा कि किसको कितनी ग्रांट देनी है। दूसरी चीज़, ये जो चार्ज होगा ये होगा, कहाँ से आएगा ये पैसा? ये जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स वो ग्रांट्स होती हैं, वो पैसा है जब किसी स्टेट को पैसे की नीड है। मान लीजिए किसी स्टेट का पैसा ख़त्म हो चुका है, जो उसे बजट ग्रांट हुआ था, जितना पैसा बजट में उसे दिया गया था कि आपको अपनी स्टेट पे इतना खर्चा, अब किसी वजह से किसी कारण उसका स्टेट का पैसा ख़त्म हो चुका है, तो उसमें क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के थ्रू पैसा ले सकती है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं स्टेट्स को पैसा देगा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में जिन स्टेट्स को पैसे की नीड है, सबको नहीं देंगे, ठीक। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वो ग्रांट्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से देंगे। ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं, बट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में उन्हें देना पड़ता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 275। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्टिकल 275 250 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछ कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को बताता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 60, सेम ऑप्शंस वहाँ हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 66 में हमें पता चलता है, आर्टिकल 66 में हमें क्या पता चलता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं। तो अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थोड़ा फ़र्क होता है वोट इलेक्टोरल कॉलेज में। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे उसमें कौन वोट कर सकता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, एक मिनट एक बार फ्रेश स्लाइड पे ले जाए। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, मींस इनके इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है कि कौन इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो इनके इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ द हाउसेस। मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनके इलेक्शन में दोनों मेंबर वोट कर सकते हैं, ये एंड है। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे लोकसभा और राज्यसभा में, वो दोनों वोट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कौन वोट नहीं करेगा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, के जो मेंबर्स हैं वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स करेंगे, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट कर सकते। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66। आई होप ये क्वेश्चन आपको इलेक्टोरल कॉलेज वाला क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को, अभी मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए बताया आपको इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे होता है, कौन कौन वोट कर सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को अब उनके ऑफिस में, अब वो अपने ऑफिस में है, अब उनके ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है, उनको हटा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। ऑप्शन क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। आंसर है पार्लियामेंट। कैसे, देखो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल कैसे होगा, पहले वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होगा, इट द रिजोल्यूशन रिमूविंग
resolution for removing vice president from his office can only be introduced in Rajya Sabha only. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जहाँ पे आप देखोगे ना ओनली, आपको क्या लगेगा ओनली देख के, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है एलिमिनेशन वाली, तो आप क्या करोगे ओनली देख के हटा दोगे कि ये तो गलत है। बट आपको ध्यान देना है कि स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ना है कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। क्या ओनली वर्ड मुझे देख के हटा देना है, या फिर पहले मैं स्टेटमेंट को समझूं उसके बाद देखूं कि ये वर्ड इस स्टेटमेंट में सूटेबल है या नहीं। तो पहले नॉलेज के बेसिस पे जाना है, बाद में एलिमिनेशन। ओके, तो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, resolution for removing vice president from his office can only be introduced in the राज्य सभा only। मतलब का मतलब क्या है कि जब हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं उसके ऑफिस से, तो वो जो रिजोल्यूशन हम लाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं कर सकते, तो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, अब रिजोल्यूशन ले आए, बट रिजोल्यूशन से लाने से पहले बिफोर इंट्रोड्यूसिंग resolution, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजोल्यूशन 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा। पहले बताया जाएगा 14 डेज पहले कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं ऑफिस से, तो रिजोल्यूशन लाने से पहले 14 डेज का एडवांस नोटिस जारी किया जाएगा। 14 डेज के बाद राज्यसभा में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जब ये राज्यसभा से फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा ये लोकसभा में, लोकसभा के मेंबर्स भी एग्री हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है ना, वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो कहीं पर भी नो फॉर्मल impeachment required for removal of vice president। देखो, प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि एक फॉर्मल इम्पीचमेंट होता है, प्रोसेस होती है, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है, जैसे मैंने प्रोसेस बताई इस प्रोसेस, ठीक है। और उनके रिमूवल की प्रोसेस भी नो मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि उनको रिमूव कैसे किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट इज दी, और एक चीज और, वाइस प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इंडिया में। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात करेंगे, सबसे पहले कौन आता है, हमारे देश का जो फर्स्ट सिटीजन है, पहले नागरिक है, वो है प्रेसिडेंट, स्टेट ऑफ द हेड। तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था,
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक तरह का, मान लीजिए जैसे हम प्रियम्बल देखते हैं अपने संविधान में, कि प्रियम्बल संविधान की फिलॉसफी बताता है, क्या आइडियल्स हैं हमारे संविधान के वो बताता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू बाय जवाहरलाल सॉरी नेहरू। क्या कहना चाहते थे वो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाकर? वो ये बताना चाहते थे कि हमारा जो भारत होगा आई एम सॉरी, हमारा जो भारत होगा वो कैसा होगा। वेट, ऑलराइट, सॉरी, थोड़ा मेरा थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है। द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन, ऑप्शंस क्या है? लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल्ड आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान, a meeting which declared the माउंट प्लान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1946 में संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के बाद बुलाए गए सभी दलों के सम्मेलन में एंड माउंट बैटन योजना की घोषणा करने वाली बैठक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपने भारत को कैसे देखना चाहता हूँ, मैं अपने भारत को कैसे देखना चाहता हूँ। ओके, तो ये था 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में हुआ था। ऑल राइट, 1946 संविधान सभा में। नेक्स्ट, भारत संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की? Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? जब हमारी इनॉग्रल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसकी जो पहली बैठक थी, क्वेश्चन पूछा है कि पहली बैठक किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद देखो ये जो है ना, सच्चिदानंद सिन्हा वाज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ये उस टाइम, कुछ टाइम के लिए बनाया था इन्हें। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र ओके। तो पहले जब इनॉग्रल मीटिंग थी तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे। उसके बाद वो टेम्परेरी पीरियड के लिए थे, परमानेंट नहीं थे। उसके बाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में? Which of the following does not find mention in the preamble to the India's Constitution? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो हमारे संविधान की फिलॉसफी बताता है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अब बुक बहुत बड़ी है, अब आप कह रहे हो कि मुझे ना बुक की एक समरी मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि बुक में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या आइडियल्स हैं बुक के, कि मुझे पता चले कि हाँ बुक में ये चीज़ें बताई गई हैं, ये मैं पढ़ूंगा तो ये बता रखा है कि ऐसे होगा,
हमारे ये फिलॉसफी है बुक की। तो बस वही है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताता है कि संविधान में क्या आइडियल्स माने गए हैं। जैसे इक्वालिटी की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है, सेक्युलरिज्म की बात होती है। तो ये सब वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बता रहा है कि हमारे देश जो है वो सेक्युलर है, मतलब हमारे देश में सारे धर्म के लोग एक साथ मिलके रहते हैं, सारे धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है। इक्वालिटी बता रहा है, इस सारे सिटीजन चाहे उनकी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन कुछ भी हो, उनको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। लिबर्टी बता रहा है कि लिबर्टी है आपके पास, लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्कशिप। आप अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, किसी भी रिलीजन की वर्कशिप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये हमें अधिकार दिया हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके। फ्रेटर्निटी बता रहा है, ये बता रहा है कि हमें भाईचारा हमें कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मज़हब, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और एक इंडिया की वीकनेस भी है कि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है। तो हम अगर देखें, हमें हमारी यूनिटी को, अगर हमें यूनिटी को मेंटेन करना है तो हमें एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक दूसरे के जो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, हमें लगता है कि सामने हमारा ओपिनियन सही है, सामने वाले का ओपिनियन गलत है, बट हम ये नहीं सोचते कि एक 9 होता है ना, जैसे कि एक 9 होता है ना, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूँ, अगर मैं यहाँ से, मेरी तरफ से मुझे 9 दिख रहा है, बट जो पर्सन उसके ऑपोजिट खड़ा है उसको वो 6 दिखाई दे रहा है। तो इसमें सामने वाले की फॉल्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारी ट्रूथ्स हैं। हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो ओपिनियन, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो कोई सिंगल ट्रूथ नहीं है, वो कोई अकेला सच नहीं है। बहुत सारी मतलब लोगों के ओपिनियंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा धर्म अच्छा है और अगर हमारा धर्म, हम जिस धर्म में हैं वही सबसे अच्छा धर्म। तो हमें सामने वाले को समझना है कि उसका धर्म भी है, उसके धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियल्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। ओके। तो यही फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बताता है कैसे अपने देश में भाईचारा मेंटेन करके रखना है। एक टॉलरेंस पावर होनी चाहिए कि अगर हम किसी का ओपिनियन सुन रहे हैं जो कि हमसे अलग है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग बात एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, तो हमें उस बात को पहले समझना है कि क्या पता वो बात भी ठीक हो। हमें एकदम से इनटॉलरेबल नहीं होना चाहिए। ऑलराइट। हमारा संविधान जो है ना, अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे, उसको देखोगे, वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसकी जो आइडियल्स है, उसकी जो फिलॉसफी है, इतनी प्यारी है ना। अगर हम अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्रियम्बल जो है, हम प्रियम्बल की बात कर रहे थे, तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल की फिलॉसफी, प्रियम्बल जो है आइडियल्स फिलॉसफी बताता है संविधान की कि क्या संविधान में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बताना है हमें। हमें कोड दिया हुआ है सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, सेकंड एंड फोर्थ ओनली एंड फोर्थ। ओके। केवल 2 इसमें बता रहा है सामाजिक न्याय, पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति की समानता, धर्म की स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और केवल 4। देखो, प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि प्रियम्बल में सोशल जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है। सोशल जस्टिस देंगे, सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। 3 तरह के जस्टिस दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 जस्टिस की बात हो रही है प्रियम्बल में। ठीक है। तो ये सोशल जस्टिस हमें गिवन है। अब लिबर्टी ऑफ वर्कशिप, लिबर्टी ऑफ वर्कशिप के अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड
वर्कशिप। ठीक है, तो हमें लिबर्टी की, हमें वर्कशिप करने की लिबर्टी दी है, हमें थॉट की लिबर्टी दी है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना सोचें जो दूसरे पर्सन को हार्म करे या दूसरे की लिबर्टी पे डेंजर हो। हमें अपनी लिबर्टी को इंजॉय करना है लिमिट्स में रह के। एक्सप्रेशन, हम अपने जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमें लिबर्टी है कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो उसके लिए बिलीफ, फेथ कि मुझे इस चीज़ में फेथ है, मैं इस धर्म को बिलोंग, मतलब मैं इस धर्म में आस्था रखता हूँ, मेरा ये फेथ है, तो यू हैव लिबर्टी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वालिटी बताना है हमें। पता चलता है, वेट इज दिस, ओके, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो हमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वालिटी दी जा रही है। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके से बड़ा नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट भी है या गवर्नर भी है या कोई भी सिटीजन है इंडिया का, अगर उसने क्राइम करा है तो उसको सेम, उस पर रूल्स अप्लाई होंगे, सेम लॉज लगेंगी। ठीक है, कोई भी लॉ की नज़र में बड़ा नहीं है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में यही तो होता है ना कि सब जो भी पर्सन है उसको इक्वली सज़ा मिलेगी अगर उसने क्राइम किया है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखा लिबर्टी ऑफ रिलीजन, क्या हमारे, मैंने भी आपको लिबर्टी बताया, लिबर्टी ऑफ वर्कशिप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, क्या इसमें कहीं भी आपको लिबर्टी ऑफ रिलीजन मिला? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज, हमसे पूछा है, ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं एग्जाम में कि हम नोट को पढ़ते नहीं है, या यहाँ पे लिखा होता है इनकरेक्ट, हम उसको मिस कर देते हैं, हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो नॉट लिखा है तो नॉट पूछा है, तो इसमें ये भी गिवन है, ये भी है प्रीएम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी है, लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ ओनली, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में संप्रभुता अंततः किसके पास है? इन द इंडियन पॉलिटी, sovereignty ultimately lies with the elected government, the Supreme Court, the Parliament and the people of India. निर्वाचित सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या भारत के लोग। अब देखो कि जो पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है ना, ये ब्रिटेन में फॉलो की जाती है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। बट हमारे यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हमने प्रीएम्बल देखा लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली लाइन जो प्रीएम्बल में लिखी हुई है ना, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कह रहा है कि हम भारत के नागरिक, ये बता रहा है कि इंडिया का जो संविधान है ना, वो कहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रहा है, कहाँ से उसको पावर मिल रही है। क्या, देखो, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक किताब है, एक बुक है, बट उसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आई? क्योंकि उसको इंडिया के, भारत के सिटीजन्स ने फ्रेम किया है, भारत के नागरिकों ने उसको बनाया है। ठीक है, इसीलिए उसको इतनी पावर मिली है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने इस भारत को, हमने भारत को संविधान दिया, या हम भारत की नज़र में, या हम भारत के नागरिक सुप्रीम हैं। हम चाहेंगे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके लोकसभा राज्यसभा में भेजेंगे, और वो हमारे लिए डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए हमें कैसे गवर्न करना है, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या स्कीम्स होनी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है प्रीएम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो हैं, प्रीएम्बल बता रहा है कि इंडिया के जो देश के जो नागरिक हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनसे अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रहा है।
सोवरेनिटी जो है अल्टीमेटली कहाँ पे लाई कर रही है? सोवरेनिटी का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर। तो सोवरेनिटी लाई कर रही है इंडिया के लोगों में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बता रहा है सोवरेनिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों में, भारत के लोग ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? Which of the following is not essential to have and sustain a democracy? Protection of the fundamental rights of all citizens, freedom to express views, freedom to organize and freedom to protest, political equality of citizens and a written constitution. सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और विरोध करने की स्वतंत्रता, नागरिकों की राजनीतिक समानता, लिखित संविधान। अब आप बताइए मेरे को, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी कहाँ होती है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, तो डेमोक्रेसी का हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी, अगर कहीं पे हमें पता करना है कि डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, सोवरेनिटी होगी, वो लोगों के अंदर लाई करेगी। मतलब लोग सुप्रीम होंगे कि सिटीजन्स की बात सुनी, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको वॉयलेट नहीं किया जाएगा, सिटीजन्स की बात को पहले रखा जाएगा, उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो डेमोक्रेसी से हमें ये पता चलता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल हैव सस्टेन अ डेमोक्रेसी। अब इनमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है? अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो इसमें से कौन सा चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है कि अगर ना भी हो तो भी चल जाएगा डेमोक्रेसी में? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। अगर आप देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों के जो राइट्स हैं वो वॉयलेट ना हो, लोगों के पास राइट हो। अगर मेरा राइट टू प्राइवेसी या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेरा वॉयलेट हो रहा है, तो मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना राइट मांग सकूं, मैं बता सकूं कि मेरा राइट वॉयलेट हुआ है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स को, सारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या फ़ायदा हुआ फिर डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी नहीं है ना फिर। तो ये हमसे पूछा है नॉट, तो ये वाला करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है। अब फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। अब हमें, जब हम डेमोक्रेसी में हैं, तो अगर हमें कोई बात गलत लग रही है, अगर हमें पता है कि हमने ये संविधान को अपना सब कुछ दिया है, हमने इस देश के लिए सब कुछ किया है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास राइट है टू एक्सप्रेस आर व्यूज़। हम अपने व्यूज़ को, हम अपने जो भी हम ओपिनियन रखते हैं उसको हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी तो डेमोक्रेसी होगा ना। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। अब आप सोचिए, आप कोई बात, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने विचार, अपनी सोच, अपने ओपिनियंस आप पे थोप रही है, बट आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मैं इस विचार को या इस सोच को मैं नहीं सोचता, मेरा विचार कुछ अलग है, तो आपके पास अगर ये राइट ही नहीं होगा कि मैं अपने जो भी मैं फील करता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, उसे मैं फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो सोचिए आपको कितना आइसोलेटेड फील होगा, कितना ख़राब फील होगा कि मेरे पास तो राइट ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर डेमोक्रेसी को रहना है तो हमारे पास हमारे व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे पास हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी बात मनवा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? पीसफुल प्रोटेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप गोली बंदूक लेके आप लोगों के पास घुस गए या आपने भीड़ में लोगों को मारा या कुछ भी किया, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, ओके, लीगल वे में होना चाहिए, ओके। पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स की इक्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। हर किसी के पास, अगर वो 18 साल के एज से ज़्यादा है, 18 अब क्रॉस कर चुका है, 18 का हो चुका है, तो उसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। ये सारे सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है।
अगर हमें वोटिंग राइट नहीं मिल रहे हैं तो हमारे रूल्स होंगे डेमोक्रेसी में वायलेट हो रहे हैं। ओके, तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। पॉलिटिकल इक्वालिटी में ये भी आ सकता है कि हम वी एज अ सिटीजन, हम जो नागरिक हैं, हम पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस देश में आप आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपके पास फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से मेहनत करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी आप बनना चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप सीएम बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर सकते हैं। आपके पास राइट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम है डेमोक्रेसी। ओके, अगर ये नहीं होता तो सोचिए कितना डिस्क्रिमिनेशन होता, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हो ज़रूरी है डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। अगर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है तो भी डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी में चल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी, लिखित संविधान, लिखित संविधान। ठीक है, नेक्स्ट, संसदीय लोकतंत्र बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्ट्रॉन्ग सेंटर, बाईकैमरल लेजिस्लेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द। हिंदी में देखें हम ऑप्शंस तो, संसद सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, एक मजबूत केंद्र, द्विदलीय विधायिका, संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, जो भी वो पॉलिसीज़ बना रहा है, जो भी वो एक्शंस ले रहा है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस चीज़ के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन के बिना नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग सेंटर, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। बाईकैमरल लेजिस्लेचर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट, दिस इज द एसेंशियल एंड क्रूशियल फीचर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया था। हमारे पास दो मॉडल थे गवर्नमेंट को बनाने के, गवर्नमेंट का जो मॉडल था, जो स्ट्रक्चर था, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यूएसए से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले सकते थे, या फिर हम ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले सकते थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे देश में हमने वो चीज़ बहुत टाइम से देखी थी, एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला था कि लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों के पास अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी कि अगर आप पॉलिसी बना रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आप किसी को तो जिम्मेदार होने चाहिए ना। अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं होगी, बिना जिम्मेदारी के आप तो फिर पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी भी इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक अथॉरिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मुझे आगे जवाब देना है, तो वो इंसान उस काम को एक सही दायरे में करेगा, पावर्स का मिसयूज़ नहीं करेगा। इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए, इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया अपने देश, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव होगा, कि हमारे एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, बहुत पावर्स हैं। अगर उनको वो पावर्स मिल गई और वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है, तो हो सकता है कि वो पावर का मिसयूज़ कर लें। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस पोजीशन पे एक ह्यूमन बीइंग ही बैठ रहा है, तो हो सकता था, पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो पावर का मिसयूज़ कर ले। इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने रखा कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, जो भी वो पॉलिसीज़ बना रहा है, जो भी वो एक्शंस। ऑलराइट, आंसर हो जाएगा डी, संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के
मद्देनज़र 1976 के 42वें या 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? Which of the following article was inserted in the Indian Constitution by 42nd Amendment Act of 1976 in purview of India being a signatory of Stockholm Conference of 1972? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? ताकि हमें अपने इन्वायरमेंट, जो हम बहुत रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को देखते नहीं कि आगे जाके ये रिसोर्सेज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर कम पड़ गए तो आगे की जनरेशन्स के लिए तो हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है। इसीलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लाया गया 1972 में, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बचाने की बात की गई थी। तो ये था आर्टिकल 48A में। आर्टिकल 48 को लाया गया और इसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्व मामलों की परिषद का पदेन अध्यक्ष है? Who among the following is the ex officio chairman of the Indian Council of World Affairs? Indian Council of World Affairs क्या है? It is a think tank of government. It is based in न्यू दिल्ली में है। ओके, एंड इट इज़ क्यों रखा गया था इसको? इट इज़ फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस को स्मूथ करने के लिए। यस, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स? तो फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विरोधी आधार पर आयोजित का निर्णय कौन करता है? Who decides whether the disqualification of anti-defection is to be done or not? एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है? पहले तो मैं आपको ये देखो, डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है कि आप दल बदल कर लो। मतलब कि पार्टी में, आप एक पार्टी में थे पहले, आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी जीत रही है तो आपने दूसरी पार्टी को स्विच कर दिया। अगर आपको लग रहा है आपकी पार्टी हार रही है तो आपने अपनी पार्टी छोड़ दी। तो इससे क्या होता था, बहुत ही डिफेक्शन के केसेस बढ़ रहे थे। तो एक लॉ लाए थे हम 1985 में। 1985 में एक लॉ लेकर आए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुई थी। वेट, यस, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? जो लोग पार्टी को बदल रहे थे ना, पार्टी का दल बदल कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि हमारी पार्टी हार रही है, सामने वाली जीत रही है, चलो सामने वाली में चले जाते, उनके लिए लाई गई थी। ये बता रहा था, ये बताता है लॉ, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ member of parliament and state assemblies
state assemblies on ground of defection, ground of defection। अगर कोई मेंबर पाया गया कि उसने पार्टी को बदला है, डिस्क्वालीफाई मतलब डिफेक्शन किया है, दल बदल की है पार्टी की, तो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब इसमें जो थे ना, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा कि कौन मेंबर डिस्क्वालीफाई हो रहा है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें कहा गया कि इफ अ पर्सन, इफ एन इंडिविजुअल जो कि एक पार्टी को बिलोंग करता है, जो कि एक पार्टी में है, अगर वो अपनी पार्टी को, इफ एन इंडिविजुअल वॉलेंटरली लीव्स द पार्टी, मतलब अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहा है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या था, अगर इफ ही और शी वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू पार्टीज डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई मेंबर, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है, या पार्टी ने जो कहा उसके अगेंस्ट जा रहा है, या पार्टी ने जो नहीं कहा वो कर रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब? जब 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज पार्टी ये अप्रूव नहीं कर देगी कि ये जो इसने बोला है या जो इसने एक्शन लिया है, जो इसने किया है, वो हमारे अंडर में रह के किया है, आप इसको डिस्क्वालीफाई मत करिए। अगर पार्टी नहीं करती है उसके एक्शंस को अप्रूव, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, थर्ड क्या है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अब इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट मेंबर वो होता है जो कि किसी पार्टी के बिना अकेले मतलब किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, वो इलेक्शन लड़के और जीत के आ गया, तो वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इफ ही और शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जब वो इलेक्ट होके आ जाता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब फोर्थ प्रोविजन क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, अगर वो पार्टी ज्वाइन करता है, इफ शी और ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months, मतलब 6 महीने के बाद, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे नोट करने की, वो क्या है कि अगर वो 6 महीने के अंदर अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है नॉमिनेटेड मेंबर, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर वाला है ना, ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछी भी है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, और पता है वो स्टेटमेंट कैसे थी, वो स्टेटमेंट ऐसे थी कि नॉमिनेटेड मेंबर, इफ स्टेटमेंट क्या थी, इफ नॉमिनेटेड मेंबर joins any political party after within 6 months, political party within
6 months, तो वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा, होल्ड इलेक्शन। तो अब देखो ऐसी कुछ था कि अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नॉमिनेटेड मेंबर पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। बट हमने अभी क्या पढ़ा लास्ट स्लाइड में कि अगर वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तब वो डिसक्वालीफाई होगा। अगर वो 6 महीने से पहले ज्वाइन कर रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी है ना, वेट, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो है कि मान लीजिए कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो दो पार्टी एक साथ मिल रही हैं, मर्ज हो रही हैं, तो वो मेंबर नहीं चाहते वो मर्जर, तो वो मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि हम दूसरी पार्टी के साथ मर्ज नहीं होना चाहते, तो उस केस में वो मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर इफ ही और शी लीव्स पार्टी ड्यू टू मर्जर of a party with another party, अगर उसमें जो मर्जर होगा वो मर्जर कितना होना चाहिए, 2/3 मेंबर्स, जो मर्जर होगा उसमें 2/3 मेंबर्स जो हैं एग्री करने चाहिए, एग्री होने चाहिए, तभी वो मर्जर होगा, अदरवाइज मर्जर नहीं कहलाया जाएगा। तो अगर उसकी पार्टी का दूसरी पार्टी से मर्जर हो रहा है, मिल रही है दूसरी पार्टी, एक बन रहा है वो, और 2/3 मेंबर्स इस चीज़ के लिए अग्री हैं, तब मर्जर कहलाया जाएगा। उस वजह से अगर कोई बंदा पार्टी छोड़ रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और एक चीज़ क्या है, कि अगर जो स्पीकर है, स्पीकर लीव्स हिज पार्टी, क्योंकि वो इलेक्ट हो गया है अपनी पोजीशन पे, एज ए स्पीकर वो इलेक्ट हो गया है, तो वो डिफेक्शन में नहीं आएगा, और बाद में वो अपनी पार्टी, जब वो उस पोजीशन को छोड़ देता है, फिर वो जाके फिर से अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिफेक्शन वाले केस में नहीं आएगा। ऑलराइट, इसकी जो इसको जो डिसाइड करेगा कि कौन बंदा डिस्क्वालीफाई होता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन करेगा, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, so who decides whether the disqualification of anti defection law is to be done or not? chairman ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑलराइट, अभी हमने पढ़ा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो कौन बताएगा कि ये मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो बताएंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सीबीआई? सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रेट। हाँ, सीबीआई जो है ये आती है, ना ही तो ये इट इज नॉट अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ना ही तो ये वेट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉट अ स्टैट्यूटरी
बॉडी, ये ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज अ, ये बनाई जाती है, इट प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट, ऑलराइट। तो ये जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जो है सीबीआई जो है क्या करती है, सीबीआई का रोल क्या है, करप्शन के केसेस से डील करती है, ऑलराइट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था कि आपके पास ये राइट है कि आप अपनी पब्लिक अथॉरिटी से अपने जो भी आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो आप ले सकते हैं। इसे क्यों लाया गया था, ताकि हमारे देश में एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी। तो सीबीआई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त है। देखो आरटीआई एक्ट के अगर हम देखें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एग्जेम्प्ट नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी आरटीआई एक्ट अप्लाई होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकंड कह रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन सब्जेक्ट एंड नॉट स्टेट और कॉन्करेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूनियन सब्जेक्ट का पार्ट है, ये स्टेट और कॉन्करेंट। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई संघ विषय का हिस्सा है, ना कि राज्य या समवर्ती विषयों का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency in operation, the term of Lok Sabha may be extended at a time for a period not exceeding। क्वेश्चन कह रहा है जब इमरजेंसी लागू होती है हमारे देश में, इमरजेंसी जो है 3 तरह की इमरजेंसी होती है, उसमें से एक जो इमरजेंसी है वो है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 352 में बता रहा है कि एक नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी कब लागू होगी और कौन लागू करेगा इसे, इसे करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है, प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाइड है कि जो हमारा जो देश है वो एक्सटर्नल एग्रेशन या मतलब बाहर से उसे खतरा है, वॉर का खतरा है, या बाहर से किसी एनिमी का खतरा है, या हमारे किसी भी देश, हमारे देश के किसी भी हिस्से पे या पूरे देश पे खतरा है, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और ये जो ऑपरेशन में रहेगी और इसको कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो है 1 साल। एक बार में सिर्फ 1 साल ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ईयर, 1 वर्ष। ओके, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ पर्यावरण का मौलिक अधिकार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बाय whom the fundamental right to clean environment has been established। A fundamental right of clean environment, जो क्लीन इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट था, ये हमने बहुत अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स से हमें पता चलता है कि दिस इज़ आर फंडामेंटल राइट। कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हमें ये रिमाइंड कराया है दिस इज़ आर राइट, फंडामेंटल राइट। जैसे कि आपने देखा होगा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है और ये हर इंसान का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में भी ये दिलाया था याद
ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट और राइट ऑफ क्लीन। ऑलराइट, तो ऑप्शंस कह रहे हैं कि इन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 19, a constitutional amendment of Article 20 and an executive order by the government of India। विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक अनौपचारिक समझ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991, अनुच्छेद 21 का एक संवैधानिक संशोधन, भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश। ओके, देखो ये जो है ना हमारा राइट ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट, ये आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 हमें हमारा इन्वायरमेंटल राइट देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के थ्रू बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑलराइट, में ये रिमाइंड कराया था। और एक चीज़ और, इसके बाद एक और केस है, ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें हमें राइट ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया है टाइम टू टाइम। उसमें से एक केस ये था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हमारा राइट ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट फंडामेंट। ऑलराइट, आई होप आपको मैंने जो भी पढ़ाया है क्लास में वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये समझ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की क्लास कैसी रही। आपको अगर कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम कुछ और कवर करें, कोई किसी और चीज़ पे मैं आपके लिए क्लास लूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच पेशेंस बनाए रखने के लिए और इतना कोऑपरेट करने के लिए। आई होप आप लोगों को क्लास समझ और आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। देखिए हम लोग जो है ना इतना हार्डवर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए। तो आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करके रखना है, हमारे साथ चलना है और इस लड़ाई को जीतना है। ओके, चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।